नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आप अपनी शाम की जो इम्पोर्टेंट क्लास रहती है MCQs की, वो रहने वाली है आज सीरीज नंबर 10। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, जो अपनी क्लासेज चल रही है वो सेकंड ग्रेड शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड से संबंधित चल रही है। और जो आज अपन ने सुबह 9 AM पर दोस्तों यहाँ पे क्लास ली थी, वो किन्शोलॉजी और बायोमैकेनिक्स से संबंधित क्लास ली थी, वो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप नोट्स बनाते हुए चलिए। कल सुबह 9 AM पर जो अपनी क्लास होगी इंपॉर्टेंट, वो रेलेवेंट है दोस्तों यहाँ पे प्लेन और एक्सेस से संबंधित, यानी शरीर स्तर और एक्स से संबंधित ये क्लास रहेगी, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। दोस्तों, यहाँ से कल की जो क्लास रहेगी उसमें 1 या 2 प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। थर्ड ग्रेड 2022 में भी यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो कल की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, वो भी आप जरूर लेते रहे। और दोस्तों, सभी की मांग पर अपन ने यहाँ पे थ्योरी की क्लासेस के साथ साथ यहाँ पे अब MCQs क्लासेज भी चला रखी है। तो दोनों तरफ से आप फ़ायदा उठाते रहे और आगे से आगे अपनी तैयारी को यहाँ पे मजबूत बनाते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन 35 प्रश्नों को सिलेक्ट किए हैं। कितने प्रश्नों को आप सही जवाब दे पाते हैं वो स्कोर भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यक्ति एक मनोभौतिक संगठन है, ये विचार किसने दिया है। दोस्तों, यहाँ पे व्यक्ति एक मनोभौतिक संगठन है, ये विचार देने वाला वैज्ञानिक कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। नील बक, अर्चेल्ड मैक्लोरेन, फ्रेंच नेस्कोल या गर्ट्समथ। दोस्तों, यहाँ पे व्यक्ति एक मनोभौतिक संगठन है, ये इंग्लैंड का विचार है। दोस्तों, यहाँ पे इंग्लैंड से संबंधित मनोवैज्ञानिक है और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर फर्स्ट का। अर्चेल्ड मैक्लोरेन ने ये बताया है कि व्यक्ति एक मनोभौतिक संगठन है, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। परिभाषा है दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पूछी भी जा चुकी है पहले एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 रहेगा, अमेरिका में लोक व्यायामशाला कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका में लोक व्यायाम, ध्यान रखना है, अमेरिका में पूछी गई है लोक व्यायामशाला, जिसे अपन फोक थिएटर के नाम से जानते हैं। तो लोक व्यायामशाला कहाँ स्थित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। अमेरिका के अंदर तो न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन, बोस्टन या फिर न्यू जर्सी, इनमें से कौन सा शहर है जिसमें लोक व्यायामशाला स्थित रहेगी दोस्तों। और क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। लाइक और शेयर करने में आप कमी ना रखें। आपके लिए जो कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है वहाँ से प्रश्न आना निश्चित है। आप निश्चित तौर पर यह क्लासें लेते रहे। सेकंड पेपर से ध्यान रखना है, सेकंड जो पेपर है इसकी टेंशन आपको कतई भी नहीं लेनी है। सिर्फ आपको इन क्लासों के माध्यम से आप 100+ क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण थर्ड ग्रेड 2022 उसमें आपने देख भी लिया होगा। तो बस आप शेयर और लाइक करने में कमी ना छोड़े दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे बोस्टन, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अमेरिका में जो लोक व्यायामशाला है ये बोस्टन शहर में स्थित है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के क्षेत्र में कौन सी संस्था है। दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका में पूछी गई है, USA के अंदर जो शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन, इनके क्षेत्र में कौन सी संस्था यहाँ पे कार्य करती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड रिक्रिएशन, इनमें कौन सी यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है, संस्था है, वो अमेरिका में यहाँ पे कार्य करती है। तो प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑफर्ड, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहने वाला है ऑफर्ड, ये संस्था अमेरिका की शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के क्षेत्र में कार्य करती है। दोस्तों, यहाँ पे स्पेलिंग के तौर पर अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। स्पेलिंग में अगर गलती होती है तो आप, पहले पूछा गया प्रश्न भी है तो स्पेलिंग के तौर पर इस प्रश्न को यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑफर्ड में ये आपको स्पेलिंग जरूर याद रखनी है, मतलब यहाँ पे AAHPERD आता है, ना कि AAPHERD, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, अमेरिका में आफर संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों, ये जो अमेरिका में आफर संस्था है, इस आफर संस्था की स्थापना कौन सी वर्ष हुई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। आफर जो अमेरिकन एलायंस
हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रेशन डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। आर्ट की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन अलायंस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रिक्रेशन डेवलपमेंट, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी, ये अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 4 में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 और सही आंसर देने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1885 के अंदर यहाँ पे आर्ट की स्थापना अमेरिका में हुई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा सोवियत रूस, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे सोवियत रूस के बारे में बताया गया है कि सोवियत रूस में शारीरिक शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे सोवियत रूस में शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। USSR जो प्रेजेंट में रूस है, ये पहले USSR हुआ करता था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन उसमें जो फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक व्यायाम, गति विज्ञान, शारीरिक संस्कृति। प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो रूस के अंदर है वो शारीरिक शिक्षा को शारीरिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पहले पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6, और क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहे दोस्तों। यहाँ पे आपको शेयर और लाइक में कोई कमी नहीं छोड़नी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटेंट के मामले में मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। फिर भी नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों यहाँ पे हस्तमुक्त व्यायाम, जिसे अपन कैलिस्थेनिक के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्री हैंड एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। यहाँ पे हस्तमुक्त व्यायाम कैलिस्थेनिक किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे फ्री हैंड एक्सरसाइज यानी हस्तमुक्त व्यायाम है जो कैलिस्थेनिक जिसे अपन कहते हैं, ये किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये अपने को यहाँ पे बताना है। रुडले सार्जेंट, गर्ट्समथ, एफ क्लाइंस या आर्चेल्ड मैक्लोरेंट। प्रश्न नंबर 6 में ध्यान देना है दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एफ क्लाइंस, ये अपनों को यहाँ पे ध्यान रखना है। जिसने हस्तमुक्त व्यायाम या कैलिस्थेनिक को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है वो एफ क्लाइंस के नाम जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 फिक्स टूर्नामेंट से संबंधित रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 9 टीम में डबल लीग, ध्यान रखना है दोस्तों। टीम कितनी है 9, उसमें लीग डबल लीग है, कुल कितने मैच हो गए, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, बताना है। तो दोस्तों जो सिंगल लीग अगर किसी को आती है तो उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो डबल लीग का जो कुल मैच है वो निकल के आ जाएगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 और जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे टोटल 9 टीमों में डबल लीग में कुल कितने मैच होंगे, तो वो 72 मैच हो गए, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे सिंगल लीग का सूत्र क्या होता है n(n-1/2) होता है, लेकिन यहाँ पे डबल लीग का सूत्र होता है वो n(n-1) होता है। इस प्रकार अगर अपन इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो 9 के आधार पर 9 × 8 के हिसाब से इस प्रकार टोटल 72 मैच इसके यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहेगा यहाँ पे डबल लीग में कुल मैच निकालने का सूत्र कौन सा होगा दोस्तों। इससे पहले वाले प्रश्न में कुल मैच पूछे गए, लेकिन यहाँ पे कुल मैच निकालने का सूत्र पूछा गया है जो मैंने बता भी दिया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो डबल लीग में कुल मैच निकालने का यहाँ पे सूत्र क्या रहेगा दोस्तों, मैंने बताया था कि सिंगल लीग में अगर मैच निकालने का सूत्र होता है तो वो इस सिंगल लीग का मैच निकालने का सूत्र ये रहेगा दोस्तों, यहाँ पे n(n-1/2) होता है, लेकिन डबल लीग का सूत्र होता है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे n(n-1). इसी के आधार पर अपन ने पिछले प्रश्न नंबर 7 में 9 टीमें को कुल मैच देखे थे, तो 9 ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इस प्रकार टोटल 72 मैच निकल के आए थे। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा प्रश्न नंबर 9, और क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करते रहे दोस्तों, और भी ग्रुपों में आप इसको शेयर करते रहे, क्योंकि आपका शेयर और लाइक मेरे को यहाँ पे मोटिवेशन देता है, तो आप इसमें कोई भी कमी ना छोड़े दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेबुलर विधि के बारे में पूछा गया है कि टेबुलर विधि में टीमों की संख्या विषम होने पर स्तंभ की संख्या का सूत्र क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे टेबुलर विधि के बारे में पूछा गया है कि जो टीमों की संख्या अगर कौन सी हो, विषम हो,
तो स्तंभ की संख्या का सूत्र अपने को यहाँ पे क्या होने वाला है, कितने स्तंभ उसमें ऐड हो गए, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे टेबुलर विधि में विषम संख्या होने पर स्तंभ की संख्या पूछी गई है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे कार्य करता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों आपने टेबुलर विधि देखी होगी, जिस प्रकार इसमें ये ग्रुप इसमें यहाँ पे ऐसे ग्रुप बनाए जाते हैं और उसके आधार पर ही यहाँ पे जो अपन ये बनाते हैं सीट बनाते हैं, फिर उसमें जो मैच होते हैं ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इस प्रकार वो लास्ट जहाँ पे 1 2 3 लिख के अपन मैच करवाते हैं, ये टेबुलर विधि होती है। तो टेबुलर विधि में जो मैचों की टीमों की संख्या विषम होने पर जो स्तंभ की संख्या पूछी गई है, कितने स्तंभ उसमें ज़्यादा जुड़ेंगे, तो उसका सूत्र ही अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे n+2, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है n+2, ये इसका सही आंसर रहेगा। यानी जितनी टीम है उसमें 2 स्तंभ और ज़्यादा जुड़ेंगे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी 9 टीम है तो 9 टीम है तो 2 स्तंभ यानी 11 स्तंभ बनेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। 7 है तो उसमें 9 स्तंभ बनेंगे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, फीफा द्वारा फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता को कौन सी पद्धति द्वारा आयोजित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे फीफा है जो फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, उसमें जो विश्व कप प्रतियोगिता होती है उसको कौन सी पद्धति के आधार पर यहाँ पे आयोजित किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। लीग, एलिमिनेशन, कॉम्बिनेशन या फिर चुनौती। दोस्तों फीफा जो फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी और मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो इसकी जो फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है विश्व कप की, वो कौन सी फिक्चर या टूर्नामेंट से की जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 10। चलो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे फीफा कॉम्बिनेशन आधार पर करवाता है या संयुक्त पद्धति के आधार पर करवाता है, जिसमें लीग और नॉकआउट दोनों पद्धति इसमें शामिल की जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, जनसंपर्क में प्रत्यक्ष माध्यम कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे जनसंपर्क करते हैं अपन, उसमें जो प्रत्यक्ष माध्यम यानी डायरेक्ट जो मेथड होता है, माध्यम होता है मिलने का, वो कौन सा रहेगा। पत्रिका या रेडियो, बुलेटिन या समूह चर्चा। दोस्तों यहाँ पे जनसंपर्क के आधार पर अपन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरीके से जनसंपर्क करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके भी अलग अलग होते हैं, उसमें प्रिंट मीडिया, बुलेटिन, रेडियो ये सब होते हैं। लेकिन यहाँ पे जनसंपर्क का प्रत्यक्ष माध्यम पूछा गया, वो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे समूह चर्चा, यानी सामने बैठ के जो चर्चा की जाती है वो प्रत्यक्ष जनसंपर्क का माध्यम रहता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों, और प्रश्न उत्तरी आपको पसंद आती है तो जरूर क्लास को भी शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जनसंपर्क में प्रभावी संप्रेषण में महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। दोस्तों यानी जनसंपर्क करते हैं उसमें प्रभावी संप्रेषण यानी अच्छा प्रभाव डाल सके अपन, उसमें महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। समय सारणी, विषय वस्तु, पाठ्य योजना, फिर उपरोक्त सभी। कौन सा फैक्टर है जो जनसंपर्क में सबसे ज़्यादा प्रभावी करता है सुनने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, ये कौन सा कारक होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे विषय वस्तु। ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, यानी कंटेंट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किस आधार पर अपन यहाँ पे जनसंपर्क कर रहे हैं। मतलब अगर किसी पेरेंट से मिल रहे हैं तो वो बच्चे स्कूली मामले में मिल रहे हैं या फिर और किसी मैटर से उसके पेरेंट्स से मिल रहे हैं, ये विषय वस्तु या कंटेंट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेलों में न्यूनतम अवधि का प्रशिक्षण चक्र कौन सा होता है। दोस्तों खेलों के अंदर जो न्यूनतम अवधि का पीरियडाइजेशन होता है, प्रशिक्षण चक्र होता है, ट्रेनिंग साइकिल होता है, वो कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ट्रेनिंग साइकिल 3 प्रकार के होते हैं, मैक्रो, मीजो और माइक्रो। उनमें से जो न्यूनतम अवधि का होता है, कम समय का होता है, वो कौन सा प्रशिक्षण चक्र होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे माइक्रो चक्कर। ये सबसे न्यूनतम अवधि होता है जो लगभग दोस्तों यहाँ पे 1 दिन से लेकर 10 दिन तक
और मिनिमम यहाँ पे 7 दिन तक ये होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, सुपर कंपनसेशन से क्या अभिप्राय है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, सुपर कंपनसेशन क्या अभिप्राय है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। ऑक्सीजन कर्ज, बाहर अनुकूलन, थकान से रिकवरी या फिर सेकंड विंड, इनमें से कौन सा रहने वाला है, पूछा गया प्रश्न 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सुपर कंपनसेशन से क्या अभिप्राय है, प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे भार अनुकूलन, यानी लोड अडेप्टेशन होता है, भार अनुकूलन होता है, भार को अपना शरीर यहाँ पे स्वीकार कर लेता है, लोड को अडेप्टेशन कर लेता है, तो वो यहाँ पे सुपर कंपनसेशन की स्थिति होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 रहेगा यहाँ पे मैक्रो खेल अवधिकालीनता में कौन सा चरण होता है। दोस्तों यहाँ पे मैक्रो खेल अवधिकालीनता में कौन सा चरण होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। मैक्रो खेल अवधिकालीनता में कौन सा चरण होता है, उच्च प्रदर्शन हेतु प्रशिक्षण देते हैं, प्रदर्शन स्तर को कायम रखने हेतु प्रशिक्षण देते हैं, बुनियादी एवं उन्नत प्रशिक्षण या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15 और जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। यानी इसमें अपन यहाँ पे उच्च प्रदर्शन हेतु प्रशिक्षण देते हैं, उच्च प्रदर्शन को कायम रखते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं, और बुनियादी स्तर यानी प्रशिक्षण में टेक्निक अपनाई जाती है, वो भी यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 16, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहे दोस्तों, लाइक भी आप करने में कोई कमी ना रखें। प्रश्न नंबर 16, सल की उपकला उत्तक का प्रमुख कार्य क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे जो उत्तक होते हैं उसमें जो सल की उपकला उत्तक है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। रक्षात्मक, अवशोषण, व्रण या स्त्रावण। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे रक्षात्मक, ये रक्षा युक्ति के लिए, शरीर की बॉडी की रक्षा करने के लिए ये उपकला उत्तक काम में आता है। तो सल की जो सल्क के लिए, यानी यहाँ पे धारीदार होते हैं, ये सल्क बनाते हैं, चमड़ी के नीचे पाए जाते हैं, तो इस सल की उपकला उत्तक होते हैं जो रक्षात्मक रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 रहेगा यहाँ पे साइनोथोरेसिस जोड़ शरीर में कहाँ पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे साइनोथोरेसिस जोड़ है वो शरीर में कहाँ पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे जोड़ 3 प्रकार के होते हैं, चल, अचल और अल्पचल, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अल्पचल, उनमें से जो चल जोड़ होता है उसे अपन डायोथोरेसिस के नाम से जानते हैं, डायोथोरेसिस। जो अचल जोड़ होता है जो बिल्कुल भी नहीं चलता उसे अपन साइनोथोरेसिस के नाम से जानते हैं, साइनोथोरेसिस। और जो अल्पचल होता है उसे अपन एम्फियोथोरेसिस के नाम से जानते हैं, एम्फियोथोरेसिस। ये अपने को यहाँ पे 3 इनके नाम के साथ में उपनाम याद रखने हैं। तो साइनोथोरेसिस जोड़ होता है वो कहाँ पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे साइनोथोरेसिस जोड़ अपने को कौन सी कहाँ मिल रहा है, तो वो साइनोथोरेसिस जोड़ अचल जोड़ मिल रहा है जो बिल्कुल नहीं चलता। प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है खोपड़ी या स्कल के अंदर जो जोड़ पाए जाते हैं वो अचल प्रकृति के होते हैं, जिसे अपन साइनोथोरेसिस के नाम से जानते हैं। वो बिल्कुल मूवमेंट बहुत कम, ना के बराबर मूवमेंट करते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 रहेगा मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे मानव शरीर में जो मौजूद है वो सबसे पतली हड्डी पूछी गई है, उसका क्या नाम है। दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी हड्डी नहीं पूछी गई है, सबसे पतली हड्डी पूछी गई है, उसका नाम बताना है। दोस्तों यहाँ पे स्टेपीज होती है वो सबसे छोटी होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे छोटी होती है। फीमर होती है वो सबसे बड़ी होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। टीबिया और फिबुला, इसमें से जो इसका आंसर आने वाला है वो रहेगा प्रश्न नंबर 18, और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो फिबुला होती है। दोस्तों यहाँ पे टीबिया हड्डी के नीचे पाई जाती है, वो फिबुला जो पैर में होते हैं। दोस्तों ये पैर होता है अपने, ये टकना हो गया ये पैर, और यहाँ पे जो ये पैर का भाग होता है, तो इसमें जो टीबिया और फिबुला होती है वो टीबिया सामने की तरफ, फिबुला उसके नीचे पाई जाती है, तो वो फिबुला सबसे पतली हड्डी होती है इस शरीर की, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों,
अक्षय कंकाल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अक्षय कंकाल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, ये अपने को यहाँ पे बताना है, शामिल नहीं है। दोस्तों कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं, कंकाल तंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक अक्षीय और दूसरा उपांगीय होता है। दोस्तों ये अपने को ध्यान रखना है, उपांगीय। और दोस्तों जो ये अपना शरीर होता है उसमें ये शरीर हो गया मान लो पूरा, ये इसके पैर हो गए, ये इसके हाथ हो गई। तो इसमें जो दोस्तों यहाँ पे अक्षय कंकाल में होता है उसमें यहाँ पे खोपड़ी आती है, यानी सिर आता है, मेरुदंड का भाग आता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अक्षय कंकाल में इनमें से शामिल नहीं है, तो खोपड़ी अक्षय कंकाल में, पसलिया अक्षय कंकाल में, इसके अलावा कशेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वो अक्षय कंकाल में आएगी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे श्रोणि मेखला है, वो अक्षय कंकाल में नहीं आती है। श्रोणि मेखला ये उपांगीय कंकाल तंत्र में आती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। उपांगीय मतलब ये हाथ पैरों से जुड़े हुए कंकाल तंत्र में होता है। इसी के साथ में दोस्तों अक्षय कंकाल में 80 हड्डियाँ होती है और उपांगीय कंकाल में 126, टोटल यहाँ पे 206 हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। अस्थि मज्जा किस प्रकार की अस्थियों में पाया जाता है। दोस्तों जो अस्थि मज्जा है, बोन मेरो है, वो किस प्रकार की हड्डियों में पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। छोटी हड्डियाँ, लंबी, कंडरा या चपटी हड्डियाँ, इनमें से कौन सी बोन होती है जिनमें अस्थि मज्जा या बोन मेरो पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 और जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लंबी हड्डियों में ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे लंबी जो लॉन्ग बोन होती है उनमें यहाँ पे अस्थि मज्जा पाया जाता है ज़्यादातर। जो हाथ पैरों में ज़्यादा लंबी हड्डियाँ पाई जाती हैं उनमें बोन मेरो पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अस्थि मज्जा जहाँ से किसका निर्माण होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा से ही अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अस्थि मज्जा से ही RBC का निर्माण होता है, यानी रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण होता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 देखे दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी सेस्मोइड अस्थि कौन सी होती, किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे शरीर की सबसे बड़ी पूछी गई है, सिस्मोइड बोन है, वो किसे कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। टिबिया, फिबुला, पटेला या फिर उपरोक्त सभी। इसी में दोस्तों यहाँ पे सेस्मोइड बोन होती है, वो कौन सी हड्डी होती है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों ये वो हड्डियाँ होती है जो टेंडन होती है। टेंडन मतलब दोस्तों जो हड्डी को, ध्यान रखना है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है उसे अपन टेंडन कहते हैं। जो टेंडन का जो अगला किनारा होता है वो उपास्थि का बना होता है, लेकिन बाद में थोड़े दिन बाद में वो हड्डी का रूप धारण कर लेता है, तो उसे अपन यहाँ पे सेस्मोइड बोन के नाम से जानते हैं। यानी पहले ये उपास्थि होती है, ना हड्डी ना अस्थि, ना हड्डी ना मांसपेशी होती है, इसे उपास्थि, लेकिन बाद में जाके ये हड्डी का रूप धारण कर लेती है, उसे अपन सिस्मोइड के नाम से जानते हैं। तो ऐसी कौन सी शरीर में सिस्मोइड बोन है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है पटेला, जिसे अपन पटेला बोलते हैं, वो सिस्मोइड बोन होती है शरीर की सबसे बड़ी। जो ये अपना जांग वाला पोर्शन और नीचे या पैर वाला, लेकिन ये जो पाया जाता है उसे अपन यहाँ पे सिस्मोइड बोन या पटेला के नाम से जानते हैं, वो सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22, कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट है, ये कहाँ पाए जाते हैं अपने को ये बताना है। कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पाए जाते हैं, तंत्रिका में, उपास्थि, रक्त या लसिका में। प्रश्न नंबर 22 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपास्थि में, यानी जो ना हड्डी ना मांसपेशी होती है, उपास्थि के अंदर कॉन्ड्रोसाइट पाए जाते हैं, ये आपका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी आप करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पर रेक्टस एब्डोमिनस स्पेसी शरीर में कहाँ पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर रेक्टस एब्डोमिनस स्पेसी है वो शरीर में कहाँ पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो कमर में, गर्दन में, पेट में या जांग में। दोस्तों कल जो अपनी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी क्लास होने वाली है सुबह 9 AM पर, वो 9 AM पर कल अपनी क्लास होगी दोस्तों यहाँ पे बॉडी प्लेन और एक्सेस से संबंधित क्लास होगी दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्लास होगी कल, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, तो कल 9 AM पर आप क्लास जरूर ले लें। तो दोस्तों यहाँ पर रेक्टस एब्डोमिनस है वो ये पेट की हड्डी होती है दोस्तों, ये पेट होता है और पेट में जो ये 4 हड्डियाँ पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। उनमें जो बीच की हड्डी होती है उसे अपन रेक्टस एब्डोमिनस, साइड में इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक, और नीचे जो होती है उसे अपन ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के नाम से जानते हैं। तो ये 4 हड्डियाँ पाई जाती है
सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेट के अंदर रेक्टस एब्डोमिनिस पाई जाती है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 रहेगा मांसपेशियों में थकान किसके कारण आती है। तो दोस्तों यहाँ पे मसल्स के अंदर जो थकान है, फटीग है, वो किसके कारण आती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। कार्बनिक अम्ल के कारण, दुग्ध अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियों में थकान हो जाती है वो दुग्ध अम्ल यानी लैक्टिक अम्ल के नाम से जानते हैं दोस्तों, अपन इसे लैक्टिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये अगर मांसपेशियों में जल्दी से बनने लगता है तो यहाँ पे थकान महसूस हो जाती है। तो सही आंसर रहने वाला है 24 का सही आंसर वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे दुग्ध अम्ल, जिसे अपन लैक्टिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये अगर जल्दी से शरीर में बन जाता है तो मांसपेशियों में थकान महसूस होने लगती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, लीवर को क्रियाशीलता प्रदान करने वाली पेशी को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे लीवर है, यकृत है, उसको क्रियाशील प्रदान करने वाली जो पेशी है उसे अपन क्या कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट या फिक्सेटर। लीवर की क्रियाशीलता प्रदान करने वाली जो पेशी को कहते हैं वो अपने यहाँ पे दोस्तों एगोनिस्ट के नाम से जानते हैं, यानी सबसे पहले जो कार्य शुरू करती है वो एगोनिस्ट होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, एक वयस्क व्यक्ति में मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे एक एडल्ट पुरुष है, उसमें जो मेरुरज्जु है, ये मेरुदंड है, उसकी लंबाई कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती है, शुरू में 33 होती है, बाद में ये ऑक्सीफाई होकर 26 बन जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। बचपन में 33, बाद में 26 रह जाती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 45 सेंटीमीटर। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एक एडल्ट पुरुष के अंदर यहाँ पे मेरुदंड की लंबाई होती है, यानी ये रीढ़ की हड्डी की लंबाई होती है, वो यहाँ पे रहने वाली है 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, न्यूरॉन की संरचना का भाग कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे न्यूरॉन जिसे अपन तंत्रिका कहते हैं उसकी संरचना का भाग कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। एक्सॉन, डेंड्रोन, कोशिकाकाय या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 27। तो दोस्तों यहाँ पे जो तंत्रिका होती है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। उसके अंदर यहाँ पे ये डेंड्रोन होते हैं, ये उसका कोशिकाकाय यानी सोमा के नाम से जानते हैं, और ये उसकी प्रकार का इसके तंतु पाए जाते हैं जिन्हें अपन एक्सॉन के नाम से जानते हैं, माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं, बोमन पुट के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इससे शब्दावली। तो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। ये तंत्रिका के भाग होते हैं, यानी एक्सॉन होता है, डेंड्रोन होता है, कोशिकाकाय होता है, माइलिन शीथ होता है, रेनवियर होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 28। सोमेटिक और स्वायत्त तंत्रिका किस तंत्रिका के प्रकार होते हैं। दोस्तों यहाँ पे सोमेटिक और जो स्वायत्त तंत्रिका है ये किस तंत्रिका के प्रकार है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों तंत्रिका कितने प्रकार की होती है, तो एएनएस ऑटोनर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 2 प्रकार की लगभग होती है तंत्रिका, ऑटोनोमस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे प्रेरक और संवेदी, और तीसरी होती है वो मिक्स तंत्रिका होती है। तो इस प्रकार 3 तंत्रिका अपन यहाँ पे कोई ज़्यादातर किताबों में 2 प्रकार के, कई किताबों में 3 प्रकार के, इस प्रकार यहाँ पे तंत्रिका तंत्र के प्रकार बताए गए हैं। तो सोमेटिक और जो स्वायत्त तंत्रिका है वो कौन सी तंत्रिका प्रकार रहेगा, प्रश्न नंबर 28 में देखिए दोस्तों। सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रेरक तंत्रिका का ये प्रकार सोमेटिक और स्वायत्त तंत्रिका होते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। और कल जरूर सुबह 9 AM पर आप क्लास में, इंपॉर्टेंट क्लास में जरूर जुड़े दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 रहेगा, हीपेटिक धमनी शरीर के किस अंग से संबंधित। तो हीपेटिक धमनी शरीर के किस अंग से संबंधित है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। यकृत, हृदय, फेफड़े या फिर वृक्क। दोस्तों हीपेट के नाम से किसे जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। हीपेटोलॉजी होती है, हीपेटोलॉजी। तो प्रश्न नंबर 29 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे यकृत से संबंधित होती है, यानी हीपेट का मतलब हीपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन हीपेटोलॉजी कहलाता है। तो हीपेट धमनी वो यकृत से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, हृदय से
शरीर को रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे हार्ट से, हृदय से शरीर को रक्त शरीर की तरफ लेके जा रही है, उन रक्त वाहिनियों को अपन क्या कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे हृदय से जो हार्ट होता है, ये हार्ट है मान लो, तो इस हार्ट से शरीर की तरफ लेके जा रही है, और एक होती है जो शरीर से हार्ट में लेके आती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये लेके जाने वाली यानी हृदय से शरीर को लेकर जा रही है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो हृदय से शरीर में लेके जाती है वो शुद्ध रक्त लेके जाती है, और जो शरीर से हृदय में लेके जाती है वो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो धमनियाँ शुद्ध रक्त लेके जाती है, ये इसका यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, शरीर से हृदय को रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को क्या क्या कहते हैं? दोस्तों अब जो रक्त लेके जा रही है वो शरीर से हृदय को लेकर जा रही है, हृदय को लेकर जा रही है, उस रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? मैंने बता भी दिया है उस पहले वाले प्रश्न के अंदर कि दोस्तों जो अपना हार्ट होता है, मान लो ये हार्ट है, तो यहाँ से हार्ट से शरीर को लेके जाती है और एक शरीर से हार्ट को लेके जाती है, तो ये अशुद्ध रक्त लेके जाती है, जिन्हें अपन यहाँ पे क्या कहते हैं दोस्तों? वो सिरा के नाम से जानते हैं, यानी विंस के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे सिरा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, निम्न में कौन सी पल्स शरीर में नहीं पाई जाती है? दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सी पल्स है जो शरीर में नहीं पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों शरीर में लगभग 9 प्रकार की पल्स पाई जाती है, हालांकि ज़्यादातर में 11 प्रकार की भी बता रखा है। तो यहाँ पे 9 प्रकार की अपन इंपॉर्टेंट पल्स मानते हैं शरीर में, जो नब्ज चेक करते हैं, धड़कन चेक करते हैं, उसे अपन पल्स के नाम से जानते हैं दोस्तों, धड़कन चेक की जाती है। तो इनमें से शरीर में कौन सी नहीं पाई जाती है? रेडियल, फीमोरल, टेम्पोरल, कैरोटिड। तो प्रश्न नंबर 32 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो टेम्पोरल, ही इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे टेम्पोरल होती है, जो कनपट्टी में जो टेम्पोरल हड्डी पाई जाती है, उसके आधार पर यहाँ पे टेम्पोरल नब्ज जो है शरीर में नहीं पाई जाती है। इसके साथ में रेडियल भी पाई जाती है, फीमोरल और कैरोटिड, ये नब्ज पाई जाती है, पल्स पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? दोस्तों उच्च रक्तचाप जिसे अपन हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, उस अवस्था को अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, ये अपने यहाँ पे बताना है। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक वॉल्यूम। दोस्तों उच्च रक्तचाप जिसे हाई ब्लड प्रेशर HBP के नाम से जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं अपन। एक होता है LBP यानी लो ब्लड प्रेशर होता है। तो इस प्रकार जो उच्च रक्तचाप है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, ये अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 33 रहने वाला है और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा यहाँ पे हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो लो BP होते हैं, लो ब्लड प्रेशर होता है, उसे अपन हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। इन दोनों में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 34, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन कार्य करता है? दोस्तों यहाँ पे ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसको जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन है जो कार्य करता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। जो रक्त का थक्का है, ब्लड की क्लॉटिंग है, वो कौन सा यहाँ पे प्रोटीन करता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन या फिर हेमोग्लोबिन। प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे फाइब्रोनोजन। ये रक्त का थक्का जमाने में काम आने वाला प्रोटीन होता है, जो कि प्लाज्मा में 7% प्रोटीन पाया जाता है, उसका हिस्सा होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन्स का प्रकार है। दोस्तों यहाँ पे प्लाज्मा में जो प्रोटीन है ग्लोबुलिन्स, ये किस प्रकार का प्रोटीन होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। अल्फा, बीटा, गामा, इनमें से कौन सा प्रकार का प्रोटीन ग्लोबुलिन्स प्रोटीन है? दोस्तों यहाँ पे प्लाज्मा होता है, ब्लड का जो संगठन देखते हैं उसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% उसमें कणिकाएँ होती है। लेकिन प्लाज्मा जो 55% होता है उसमें 92% जल, 7% प्रोटीन और 1% अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो 7% में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनमें से जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो किस प्रकार का प्रोटीन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 35 का सही आंसर रहने वाला है, यानी अल्फा, गामा, बीटा, यानी उपरोक्त सभी प्रकार का ये प्रोटीन होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार अपन ने 35 प्रश्नों का एनालिसिस किया
और कितने प्रश्नों का इसका आप सही जवाब दे पाइए वह स्कोर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करिए बगैर आप बिल्कुल भी क्लास ना छोड़े। और कल सुबह 9 AM पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी थ्योरी की, वो रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे बॉडी प्लेन्स और एक्सेस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, तो आप जरूर लेते रहिए थ्योरी। और जो शाम को MCQ की क्लास अगर आप लेते हैं तो निश्चित तौर से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना सेकंड पेपर के आधार पर निश्चित है। 100+ आप क्वेश्चन यहाँ पे सही अटेंड कर पाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ सुबह मॉर्निंग के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।